फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। देखिए स्थूल कौशल आपका क्या होता है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल आपकी क्या होती है, जिसमें कि हम किसी कार्य को करने के लिए ज़्यादा मसल्स का यूज करते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। जैसे कि जब आप बॉल फेंकते हो तो वहाँ पर क्या होता है, हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, अपने आर्म्स अपनी भुजाओं की मसल्स का यूज करते हैं, है ना। उसके साथ साथ जब आप भागते हो, ठीक है, चलते हो, तो वहाँ पर क्या हो रही है, हमारी पैर की मसल्स यूज हो रही है। तो वो क्या है, स्थूल कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है ना। और दूसरा आपका होता है फाइन मोटर स्किल। नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइन का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। तो जिसमें कि हम अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जो हमारी फिंगर होती हैं, है ना, उनका जब हम यूज करके किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, फाइन मोटर स्किल। ठीक है, जैसे कि पेंटिंग बनाना हो गया, ठीक है, आंखों में काजल लगाना हो गया, तो ये क्या होता है, हमारा सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल। तो यही चीज़ आपका यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर हमसे ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में पूछा है, स्थूल गति कौशल के बारे में पूछा है। एक पैर पर संतुलन करना, यही क्या हो जाएगा आपका स्थूल कौशल, क्योंकि इसमें क्या होगी, हमारी बड़ी मसल्स यूज होगी, है ना। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो इसमें आपकी फाइन मोटर स्किल जो है यूज होगी, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। किताब के पन्ने पलटना, तो इसमें क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स का यूज करेंगे, ठीक है, इसमें भी अपनी फिंगर्स का यूज कर रहे थे, इसमें भी अपनी फिंगर्स का यूज कर रहे थे। तो ये क्या है, हमारी छोटी मसल्स है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फाइन मोटर स्किल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पेंसिल पकड़ना, जब आप पेंसिल को पकड़ते हो तो वहाँ पर आपका क्या होता है, फाइन मोटर स्किल यूज होती है, क्योंकि अपने फिंगर्स का यूज करके ही तो पेंसिल को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर भी ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, फाइन मोटर स्किल के, सूक्ष्म गति कौशल के। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर हमसे स्थूल कौशल पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है ना। जो हमारा डेवलपमेंट होता है, यानी हम किसके प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है हम किसके प्रोडक्ट है, अपनी आनुवंशिकता और अपने एनवायरनमेंट के। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें मिली है, या तो हमें हमारी हेरिडिटी से मिली हुई हैं, या तो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिली हुई हैं, है ना। तो हम किसके प्रोडक्ट है, अपनी आनुवंशिकता और वातावरण के। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, आनुवंशिक और वातावरण परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, जो कि बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, देखिए केवल वर्ड क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, ठीक है। और हम सिर्फ हेरिडिटी के ढांचा नहीं, हम हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल है ना। तो ये नहीं होगा। केवल सामाजिक संस्कृति कारक नहीं, हमारे हेरिडिटी का भी रोल होता है इसमें। दोनों जहाँ पर हो वो ऑप्शन आपका सही होगा। न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक, तो ये कहना तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो इसके पहले की क्लासेज है वो मैंने करा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी, जिसमें कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। देखिए जो 2 से 6 वर्ष की अवधि होती है, ये क्या होती है, भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है, सबसे संवेदनशील अवधि होती है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लैंग्वेज के पोर्शन में भी या फिर सीडीपी में कह लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में बच्चा कितना होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। इसके बाद में क्या दे रखा है, प्रारंभिक बचपन, इसको आप अर्ली चाइल्डहुड कह लीजिए या फिर पूर्व बाल्यावस्था कह लीजिए, जिसमें कि बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 6 साल का होता है। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पीरियड होता है प्रारंभिक बचपन का, अर्ली चाइल्डहुड का, इसमें जो बच्चे का भाषाई विकास है वो क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो ये भाषा विकास के लिए क्या होता है, सबसे संवेदनशील अवधि होती है, सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। मध्य बचपन आपका कितने से कितने साल तक होता है, 7 से 11 साल तक का इसमें बच्चा होगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। किशोरावस्था आप सभी को पता ही है, 11 से 18 साल तक का इसमें बच्चा होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे 2 से 6 वर्ष की अवधि को पूछ रखा था। नेक्स्ट है,
अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। देखिए ये कहना आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बच्चा मीडिया से भी चीज़ों को क्या करता है, सीखता है, क्योंकि मीडिया क्या करती है, समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और मीडिया क्या है, समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ना। देखिए जो बच्चा होता है वो क्या करता है, टीवी से भी बहुत सारे खेल को सीखता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ें टीवी में शो हो रही होती हैं उसी को कभी कभी वो नकल करते हो उसका, है ना। तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वहाँ से भी चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, चाहे वो चीज़ आपकी पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, है ना। इसका कारण क्या दे रखा है, इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कार्टून देखते हैं। ठीक है, और वहाँ से वो उस तरीके की वो चीज़ें भी बोलते हैं। तो मीडिया क्या कर रहा है, बच्चों के समाजीकरण में एक तरीके से हेल्प भी कर रहा है, बट एक तरीके से जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है ना। तो दोनों बातें आपके यहाँ पर सही है, अजर्शन भी सही है और रीजन भी इसका सही है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, अब देखिए जीन प्याजे के बारे में यहाँ पर दे रखा है। जीन प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, ठीक है, विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी सही है आपका यहाँ पर। उसके अंदर क्या दे रखा है, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये भी आपका यहाँ पर सही है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। देखिए पुनर्वलन की बात कौन करते हैं, जो व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं, जैसे कि आपके स्किनर हो गए, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो जीन प्याजे हैं, ठीक है, ये किससे संबंधित है, रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म से। जो भी व्यक्ति रचनावाद से संबंध रखेगा वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की एक तरीके से बात करेगा, बाल केंद्र शिक्षा की, यानी बच्चे को एक्टिव रहने की जो है यहाँ पर बच्चे को क्या मानेगा, एक्टिव मानेगा, सक्रिय मानेगा। ठीक है, जो जीन प्याजे वो बच्चे को क्या कहते हैं, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता कहते हैं, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा इन्होंने बच्चे को दी है। ठीक है, और जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपका होता है उसमें क्या होना चाहिए, बच्चा और जो टीचर होता है दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, है ना। तो शिक्षक की गतिशीलता को तो ये अनिवार्य मानेंगे, साथ ही साथ विविध सामग्रियों के प्रावधान की भी बात यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो हम एक बच्चे को एक ही तरीके से तो पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि बच्चा अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, मान लीजिए एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे, अगर हम उनको एक ही मेथड से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है किसी बच्चे को समझ में आए और किसी बच्चे को समझ में ही ना आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे ताकि सभी बच्चों का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, और अलग अलग जो है सामग्रियों का प्रावधान करेंगे ताकि हो सकता है कोई बच्चा एक तरीके से चीज़ों को समझे और दूसरा बच्चा जो है किसी और तरीके से चीज़ों को समझे। तो ये भी बात आपका यहाँ पर सही है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यानी हम बच्चों को क्या करेंगे, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव भी प्रदान करते रहेंगे। तो तीनों बातें आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखिए किस ऑप्शन में आपका यहाँ पर दे रखा था, हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, सेकेंड वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी इसमें से नहीं पता था, तो अगर आपको ये बस पता था कि जो पुनर्वनन ये स्किनर ने आपके दिया, जीन प्याजो ने तो दिया नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, है ना। तो डी जहाँ पर भी दे रखा था आपका उसको कट कर दीजिए, हमें सिंपल सा पता चल गया हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड होता है क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम कम होता है ना। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मशाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए जो जीन प्याजे, अभी हम लोग ने जीन प्याजे के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसकी कितनी अवस्थाएं बताइए, 4 अवस्थाएं बताइए। इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया। पहली क्या है उनकी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीय चालक अवस्था, जिसमें बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है,
कितने साल तक का? जन्म से 2 साल तक का। उसके बाद में दूसरी स्टेज इनकी क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा है वो 2 से 7 साल का होता है। और जो थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। और लास्ट स्टेज इनकी क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 11 से 15 कह लीजिए या फिर 11 एबव। ठीक है, तो अब ये इनकी अवस्थाएं हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? एनिमिज्म दृष्टिकोण, एनिमिज्म थॉट, जो बच्चा जीववादी दृष्टिकोण है वो किस एज में जो है प्रस्तुत करता है यहाँ पर? तो वो किस स्टेज में करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जब वो 2 से 7 साल का होता है। ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली आपका? इसमें कि बच्चा क्या करता है? निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है। आपने देखा होगा जो बच्चा 2 से 7 साल का होगा, आपके घर में आकर जो है कोई बच्चा है तो आप उसको थोड़ा सा देखिए वो क्या करता है कि जैसे कि उसको जो डॉल होती है उसमें उसको क्या करेगा? खाना खिलाएगा। ठीक है, और मान लीजिए उसको कहीं पर चोट लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? जिस चीज़ से उसको चोट लगी होती है उसको वहाँ पर पीटते हैं। तो बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, इसको भी जो है चोट लग गई तो मतलब सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है? निर्जीव चीज़ों को भी सजीव यहाँ पर मानता है ना। तो वो किस स्टेज में मानता है? जब वो 2 से 7 साल का रहता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ले वाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए जो ले वाइगोस्की है ना, ये क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके कल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ ही साथ उसके लैंग्वेज, उसकी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछेगा। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि किस सिद्धांत में जो है समाज बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो भी ले वाइगोस्की। संस्कृति के बारे में अगर पूछे तो भी ले वाइगोस्की, और भाषा के बारे में अगर आपसे पूछे तो भी ले वाइगोस्की। वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? किसका सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ले वाइगोस्की राइट आंसर हो जाएगा। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, SCL। ठीक है, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और भाषा की बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैंने EVS की जो है एक मैराथन क्लास कराई थी, जो आपका 21 जनवरी का एग्जाम हुआ था। और इसी क्लास से जो है आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके 21 जनवरी वाले एग्जाम में पूछे गए। तो जो भी अभ्यर्थी EVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो आप लोग यहाँ पर उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। पूरी की पूरी मैराथन क्लास है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, है ना। तो उनको उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, आपकी EVS में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में उस क्लास को कराया हुआ, तो एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जा करके उस क्लास को देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? देखिए फिर से ले वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ले वाइगोस्की हो गए, आपके जीन पियाजे हो गए और कोहलबर्ग हो गए। यहाँ से ही आपके एग्जाम में लगभग आप मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं तीनों लोग से आने हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 3 लोग, जीन पियाजे, ले वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए क्या दे रखा है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं वाइगोस्की के अनुसार? ठीक है, प्रतियोगिताओं के द्वारा। देखिए कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म में जो भी व्यक्ति रचनावाद से संबंध रखता होगा वो कभी भी प्रतियोगिता की बात नहीं करेगा, कंपटीशन की बात नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, हमें बच्चों में कंपटीशन नहीं करानी है, प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है, तो ये नहीं होगा। साथियों के साथ बातचीत करके, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो ले वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, किसके थ्रू सीखने की बात करते हैं? समाज के थ्रू, कल्चर के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू। देखिए यहाँ पर किसकी बात आ गई? साथियों से जब बच्चा बातचीत कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपने समाज से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर। देखिए पुरस्कार बच्चे को या फिर दंड देना, ये क्या होता है, निगेटिव होता है, गलत होता है ना। हमें बच्चों को कभी भी पुरस्कार या फिर दंड नहीं देना है, ठीक है। मतलब बार बार जैसे जो पुरस्कार देते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करेगा फिर पुरस्कार के लालच में किसी कार्य को करेगा, ठीक है, या तो फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करेगा। तो हमें बच्चों को पुरस्कार या फिर दंड नहीं देना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, इसका संबंध देखिए किसके, थॉर्नडाइक से है, ठीक है। इसकी बात जो है व्यवहारवादी करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था जब जीन प्याजे का क्वेश्चन मैं करा रही थी आपको। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो क्या कहती है, बच्चा क्या है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है, अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, वो स्वयं करता है, ठीक है। और जो बाल केंद्र शिक्षा है वो क्या कहती है कि हमें बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसमें बच्चा ही एक्टिव होना चाहिए, इसमें बच्चा भी एक्टिव होना चाहिए और टीचर भी एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों लोग जो है इसमें एक्टिव होना चाहिए, बट इसमें बच्चे को केंद्र में रख करके उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और उसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए। तो यही आपकी क्या कहती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है। अब देखिए निष्क्रिय तो बच्चा यहाँ पर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं। निष्क्रिय वैसे भी आपका निगेटिव वर्ड होता है। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए, यही क्या कहती है बात, आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होता है। देखिए जब ब्लैक बोर्ड से बच्चा कुछ लिखता है तो उसमें उसकी क्रिएटिविटी नहीं सामने आई, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ नकल कर रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आप यहाँ पर। केवल निष्क्रिय, निष्क्रिय वर्ड आपका फिर से आ गया। निष्क्रिय श्रोता नहीं होना चाहिए, सिर्फ सुनने वाला नहीं होना चाहिए, बच्चा क्या करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है आप एक्टिविटी कराइए बच्चों को, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास से बना हुआ है, बट यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया है, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग में है। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हैं ना। और जो है स्टेज कितनी इन्होंने दी है, अवस्थाएं इन्होंने कितनी बताई हैं, 6 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। एक लेवल में 2 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून। देखिए ये जो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है ना, ये लॉरेंस कोहलबर्ग का पहला लेवल है। और इसमें बच्चा क्या करता है, सजा से बचने के लिए क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है ना। बट इसमें दे रखा है कानून तय नहीं करती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। वो उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है, वो सिर्फ दंड से बचने के लिए क्या करता है, नैतिकता का पालन करता है ना। तो ये नहीं होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। यही क्या है आपका सही सुमेलित युग में सही जोड़ा जो है यहाँ पर है। जो बच्चा, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सेकंड लेवल में रहेगा, वो क्या करेगा वहाँ पर, जैसे कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, दूसरों के सामने खुद को अच्छा जो है प्रतीत करने के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं आप, वहाँ पर क्या करता है, नैतिकता दिखाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे होते हैं, अगर उनको बोला जाए कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इनका अगर आप पैर पड़ेंगे तो आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है, गुड बच्चे होंगे, तो वो क्या करता है, इसलिए वहाँ पर उसके अंदर नैतिकता होती नहीं है, बट दूसरों के सामने वो अच्छा प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है, नैतिकता को यहाँ पर दिखाता है ना। तो यही बात आपके यहाँ पर सही है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए जो हावर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बहुबुद्धि का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, ये क्या कहते हैं, बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है ना। तो देखिए अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें आपका 8 टाइप जो है गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, डैश बुद्धि वाला व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। यानी ये बुद्धि किसके अंदर होगी, जो प्रकृतिवादी, ठीक है, यानी जो प्रकृति के बारे प्रकृति के यानी नेचर के बारे में जो अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है, कि पेड़ पौधों
उसको जैसे किस तरीके से जो है उनकी देखभाल करनी है। तो ये जो बुद्धि है, ये जो इंटेलिजेंस है, वो किस व्यक्ति के अंदर होगी? प्रकृतिवादी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, जिसके देखिए जो संगीत में अच्छा होगा उसके अंदर क्या होगा? संगीतमय बुद्धि। जैसे कि आपकी लता मंगेशकर हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, है ना, तो इनके अंदर क्या है? संगीतमय बुद्धि। स्थानिक आपका क्या होता है? जैसे कि जो वास्तुकार लोग होते हैं, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा जो घरों के नक्शे बताते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है ना। और अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? जो व्यक्ति खुद के मनोदशा स्वभाव के बारे में समझ पाए, वहाँ पर क्या होती है? आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है ना। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है, किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक भाषावाद की नहीं करती, बहुभाषावाद का सिफारिश करती है। ठीक है, और पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं करती है, ये क्या करती है? लचीलापन की बात करती है। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें हम चेंज ला सके। ठीक है, मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक होना चाहिए। ठीक है, निरंतर होना चाहिए। तो ये दोनों आपका यहाँ पर गलत है। मानकीकरण वर्ड अगर आपको दिख जाए तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये क्या होता है? निगेटिव ऑप्शन होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती है। किसका उदाहरण है? देखिए, जो टीचर है वो यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रही है? जेंडर स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िबद्धता, जो चीज़ें हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही हैं कि जो लड़के होते हैं वो बाहर के काम करते हैं, लड़के होते नहीं, लड़कियाँ घरों के काम करती हैं, या फिर जो लड़के होते हैं बुद्धिमान होते हैं, जोखिम लेने वाले कार्य को करते हैं, बट लड़कियां जो है आज्ञाकारी और ईमानदारी होती है। तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप धारणा है ना। कोई भी किसी काम को कर सकता है, कोई भी जो है बुद्धिमान हो सकता है, कोई भी ईमानदार हो सकता है, बट हमारे समाज में चीज़ें बना दी गई हैं। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर पक्षपात को, लैंगिक रूढ़िबद्धता को। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर स्थिरता नहीं है यहाँ पर, जेंडर समानता की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है ना, जेंडर समता भी नहीं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अजर्शन और रिजन वाला क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए? बच्चों का आकलन कई तरीके से करना चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। प्रत्येक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, तो जो उसका आकलन है वो भी क्या किया जाना चाहिए? अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए, है ना। तो यह बात बिल्कुल सही है। कारण क्या दे रखा है? कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम मूल्यांकन जो तकनीक है उसका यूज करके बच्चे की पूरी क्षमता, कैपेसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। नहीं, बच्चा किस क्षेत्र में, हम उसका पढ़ाई में पता लगा सकते हैं। ठीक है, बट हो सकता है कि बच्चा किसी और क्षेत्र में बेहतर हो, तो कोई मूल्यांकन तकनीक, ठीक है, विकास के क्षेत्र में सही जानकारी नहीं दे सकती। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है, और ए क्या कर रहा है? आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, सॉरी आर क्या कर रहा है? ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बना हुआ है, विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा PCSC। ठीक है, आपका शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद में सोशियो इमोशनल जो कि आपका एक ही में काउंट होता है, यानी सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। और जो चारों ये पक्ष होते हैं विकास के, जो डोमेन होते हैं, क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, है ना। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। तो चारों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है ना। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ जा रहे हैं,
और वहाँ कैसे पहुँचे। तो ये तो सीखने के लिए आकलन को दर्शाएगी, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। शिक्षक सीखने को सुशासित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, इसमें भी क्या होगा, सीखने के लिए आकलन होगा, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, तो ये भी नहीं होगा। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, ये आपका सीखने के लिए आकलन नहीं होगा। इसमें तो कहीं ना कहीं हम बच्चे की क्या करें, कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये आपका सीखने के लिए आकलन को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे कि सहकर्मी और स्व-मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है, ये भी क्या होता है आपका सीखने के लिए आकलन होता है ना। तो तीनों पॉइंट आपका क्या है, सीखने के लिए आकलन को प्रदर्शित कर रहा है, बट यहाँ पर थर्ड वाला जो है सीखने के लिए आकलन को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन को पूछ रखा था। और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर गलतियाँ होती है अभ्यर्थियों से, ठीक है, तो आपको नहीं वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रीड करने हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और देखिए जो भी अभ्यर्थी इसका PDF चाहिए अगर आप लोगों को, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया EVS की जो आपकी मैराथन क्लास है उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके 21 जनवरी के एग्ज़ाम में जो है बहुत अभ्यर्थियों को हेल्प मिली थी, तो आप जो है इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने जो आपका CDP पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस में करा रही हूँ, उसमें भी मैंने कई सारे जो है आपको सेट कराए हुए हैं। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखी तो देखिए, उसमें कई तरीके के मैंने जो है क्वेश्चन कराए हुए हैं जो आपके 21 जनवरी के एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो आप जो है उन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखिए। और इसके साथ साथ जो है अगर आप EVS को पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं 3rd to 5th की NCERT को, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को क्लासेस कराई हुई, जिसमें कि 3rd to 5th की NCERT को मैंने पूरा बेसिक से कवर कराया हुआ। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी तो एक बार उस क्लास को भी देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट वगैरह जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा ही दिया है। बुक्स भी मैंने बहुत सारी जो है आप लोगों को प्रोवाइड की है वहाँ पर, साथ ही साथ जो आपके नोट्स होते हैं शॉर्ट्स नोट्स वो भी मैंने आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड किए। तो जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट्स नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पाने तो आप लोग उन नोट्स को एक बार रीड करें और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उन नोट्स को रीड करके अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगा लिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो ये नोट्स आपके बिल्कुल फ्री हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी जो है आपकी अपडेट थे। जो भी अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।